नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम आपके लिए बाल विकास का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम 51वें क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। 51वें क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। 51 क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सही प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं पावर वे क्वेश्चन पर। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जब आप एक नई कक्षा में जाते हैं तो आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, अपने वेतन का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 53 पर। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का या शिक्षक समस्याओं का। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 54 पर। थोड़ा और बड़ा करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों की हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? तो जो प्राथमिक कक्षा होती है, जिसे प्राइमरी कक्षा हम कहते हैं, शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प यानी हाथ वाली शिक्षा देना उपयुक्त है। सामान्य शिक्षार्थियों को देनी चाहिए, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो किसको देना चाहिए? पिछड़े शिक्षार्थियों को हाथ वाली शिक्षा हमें देना चाहिए। तो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 55 पर पहुंचते हैं। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है सामान्यीकरण, असमायोजन या संस्थायुक्त शिक्षा या विभाजन। तो क्या निहितार्थ है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ए राइट है, तो लगाएंगे हम सामान्यीकरण। ए एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलो प्रश्न नंबर हम 56 पे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की? नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाएं को किसने की? कोयलबर महोदय ने, प्याजे ने, एरिक्सन ने या स्किनर ने? तो बताइए क्या राइट हो जाएगा? 3 अवस्थाएं किसने दी थी? बताओ। कोयलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी और 6 चरण की अवस्था। प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, याद रखें। स्किनर ने काय पे प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। तो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा या योजना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सहभागिता। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें, हम कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 आगे बढ़ते हैं।
स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभवों का। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हों। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतक्रिया न करने का महत्व दे। बताइए स्व आकलन प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? बताओ। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59। ये 3000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप सभी लोग लिंक को शेयर करें, अपने मित्रों को ग्रुप में जोड़ें और लिंक को शेयर कर दें। आप इस बात की चिंता छोड़ दें, आप के लिए हर संभव होगा, जो भी संभव होगा हम वो प्रश्न करवाएंगे। ऐसी शायद ही कोई बुक बचेगी जो आपको उस बुक से प्रश्न नहीं करवाए जाएंगे। अभी ये 3000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जैसे ही 3000 प्रश्नों की श्रृंखला ख़त्म होती है, तुरंत इसके 5000 प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरुआत कर देंगे। तो ऐसे हम 10,000 प्रश्न करेंगे। प्रश्न जाएंगे कहाँ? सफलता अपने चरण चूमेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है, सहयोग हमारा रहेगा। प्रश्न नंबर 59। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से या घर्षणात्मक रूप से? जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 60 पर आएंगे। विकास की शैशवावस्था में सामूहिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या व्यक्तित्व रूप से? तो बताइए किससे किया जाता है? निरीक्षण से। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए, एक तो आते हैं वाइगोत्स्की। जब आपको सामाजिक शब्द लिखा आ जाए तो आप वाइगोत्स्की लगा देंगे। अगर बंदूरा और वाल्टर्स भी हैं तब भी आप सामाजिक शब्द आ जाए तब भी आप वाइगोत्स्की लगाएंगे। लेकिन अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत आ गया है तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। बंदूरा एवं वाल्टर्स ने दिया था। प्रश्न नंबर 62 की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सत्य नहीं है तो इस पर अंडरलाइन हमेशा कर लें। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बी, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 63 पर। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कार्यों को शीघ्रता से करना। ऑप्शन नंबर बी, डेटिंग करना। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना। और ऑप्शन नंबर डी, सफलता का अनुभव करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता क्या नहीं है? बताइए। नहीं पूछा है। डेटिंग क्या कर सकता है उच्च प्राथमिक बच्चा? डेटिंग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। 64 पे आइए अब आप। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? बताइए किस अवस्था को कहा जाता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था? कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए, हम टाइम कम लेंगे। ये हमेशा बाल्यावस्था को प्रतिअवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था इज द राइट आंसर। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने कहा था? स्टेने हॉल। जब भी किशोरावस्था से कोई प्रश्न आ जाए आप किशोरावस्था से स्टेनो हॉल को मार देना। प्रश्न नंबर 65 की ओर अग्रसर बढ़ेंगे।
निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, या अहम तथा उच्चिष्ट भावना का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाना चाहिए, क्योंकि सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, एकता की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ए सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 66। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी 0 से 2 वर्ष होती है इसकी आयु, और बी पूर्व संक्रत अवस्था, इसकी आयु 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रत अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रत अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एब्सोल्युटली राइट, पूर्व संक्रत अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। याद रखें इन प्रश्नों को और हमें आंसर देते चलें कमेंट बॉक्स में, आंसर देखेंगे। कमेंट फास्ट। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्विकरण या निर्माण? बताइए क्या कहा है पियाजे ने? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कहा है? 67 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सी, समाजीकरण। प्रश्न नंबर 68। हम आपके लिए लाइव क्लास तो ला सकते हैं, बट लाइव क्लास में क्या है, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी, तो वो टाइम से क्लास नहीं हो पाती, इसलिए हम आपको रिकॉर्ड करके पूरी क्लास डाल रहे हैं। आप पूरी क्लासों को देखिए। तैयारी इतनी खतरनाक करनी है कि पेपर हमें ऐसा लगे कि हम पेपर को निकाल देंगे। बहुत जल्द आपका 150 नंबर का टेस्ट होगा। हर 15 दिन बाद आपका 150 नंबर का टेस्ट होगा, इतना याद रखें। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ए, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बी, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ऑप्शन नंबर सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना। देखिए हमने आपको बताया था केवल शब्द आ जाए वो नेगेटिविटी में आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल आ गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 100। आगे बढ़ेंगे। 110, 120 या 140? तो ऑप्शन नंबर सी 120 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 70 प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? डी, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में या जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने में, ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के लिए। बताइए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने में। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 प्रश्न नंबर है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सबसे चिंतन कौन सा है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक या तार्किक? किसी बच्चे में चिंतन की दृष्टि से तार्किक चिंतन सबसे महत्वपूर्ण होता है। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 73 पे आइए आप। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। पुरुषों सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ये भी नहीं होगा। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी नहीं होगा। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। अब इनमें से हमें सबसे अगर अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है? स्त्रियों के हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, राइट बात है। प्रश्न नंबर 74 पर हम आगे बढ़ेंगे अब। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना चाहिए। देखो, तुलना करना एक नेगेटिविटी में आंसर आता है, इसलिए तुलना करना तो जब आ जाए आप आंसर को छोड़ ही दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। नकारात्मक बयान कभी नहीं दिए जा सकते, ये भी आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी कभी नहीं कहा है एनसीएफ 2005 ने या 2009 ने कि इनको अलग अलग रूप में वर्गीकृत करें। तो ऑप्शन नंबर ए की बचाए ए, तो ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को सबसे पहले प्रयत्न किसने किया था? गाल्टन महोदय ने किया था। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 की ओर अक्सर बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन, या ये सभी? कौन सा राइट हो जाएगा? ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? देखो, अनुकरण एवं दोहराने की, जब छोटा बच्चा होगा आपने देखा होगा वो अनुकरण और दोहराता, हर चीज़ को दोहराता है, तो किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था किस अवस्था में होती है? 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और 18 वर्ष के बाद जो होती है वो वृद्धावस्था। वो इतना मायने नहीं रखती, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं बहुत मायने रखती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। बी, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ऑप्शन नंबर डी, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। कभी भी आपको नीची जाति का भेदभाव अगर शब्द आ जाए, आप उस आंसर को कभी लगाएंगे ही नहीं, वो आंसर नेगेटिविटी में जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखती। छुआछूत भी शब्द आ जाए, छुआछूत भी शब्द आ जाए, आप इसको भी नेगेटिविटी में माने, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ए, एब्सोल्युटली राइट आंसर। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। प्रश्न नंबर 80, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हों? हाँ होगा। जो पढ़ने में उच्च स्तर के हों? इन्हें भी होगा। जो पढ़ने में निम्न स्तर के हों? हो सकता है जो आंखों से अधिक देख पाते हों। बताइए कौन सा होगा? देखिए, सबसे कम पूछा है उसमें, सबसे कम तो उनको होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के होंगे, तो उन्हें क्या दिक्कत इतनी। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। 81 प्रश्न नंबर पे आए हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी और मैं सृजनात्मक का पोषण करता है?
ऑप्शन नंबर ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। बताइए कौन सा होगा। सृजनात्मक का पोषण करता है, तो सृजनात्मक का पोषण कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अपन बहुत फास्ट चल रहे हैं, अगर आप लोग कहें तो और धीरे चलेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में आंसर बता सकते हैं हमें। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो अधिगम ज़्यादातर अधिगम का संबंध किससे है, कार्ल लेविन से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बिल्कुल, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। देखिए अच्छे संस्कारों में डालता है परिवार, इसके बाद डालता है शिक्षक। बालक का ज्ञानवर्धन करना वो तो शिक्षक करता ही है, बालक को पढ़ाना वो भी शिक्षक करता है, लेकिन बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना ये सबसे सटीक आंसर और मोस्ट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन नंबर लगा देंगे। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तथ्य है। भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समझ अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। बताइए कौन सा हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषा में संप्रेषण और निपुणता, ए राइट हो जाएगा। ए समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है। वनमानस पर किसने किए थे बताइए। थर्नडाइक ने, कोहलन ने, स्किनर ने या जीन पियाजे ने। देखिए वनमानस पर कोहलन ने किए थे। किसने किए थे बताओ। कोहलन ने किए थे। कोहलर किस संप्रदाय के है बताइए। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कोहलर किस संप्रदाय के हैं या किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 86 किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण पर का क्या होता है। योगात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ऋणात्मक, धनात्मक। बताओ। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 अनुभवजन अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखने सभी तरह के उद्देश्य पूर्ण और लक्षणों की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे हम। या फिर इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों और संसाधन की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर बी केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, या डी सामान्य एवं अधिगम शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, ये डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, इतना याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षा के पक्षधर थे जीन पियाजे, फ्रायड, जॉन ड्यूवी या मन। तो प्रतिभाशाली के कौन थे, जॉन ड्यूवी महोदय थे। ऑप्शन नंबर 90 राइट हो गया। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है।
भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र। बी शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण। सी शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। डी शिक्षक का जोरदार आवाज़। तो कौन सा होगा? शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। प्रश्न नंबर 92, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? ए जब बालक के सम्मुख अनेक प्रकार हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हो तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब बालक के सम्मुख अनेक प्रकार हों तो उनमें अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? नैतिक बुद्धि किसने की? कोलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने? तो बताओ किसने की? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोयलर ने। तो नैतिक बुद्धि भी किसने दी? कोयलर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के सभी को समान रूप से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी एब्सोल्युटली राइट आंसर। डी राइट आंसर। सभी को समान रूप से देना चाहिए ना एक शिक्षक को। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? बताइए। ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर सकता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर सकता है, ये राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा डिस्कशन हो तो थोड़ा क्लास को टाइम और लगेगा, डिस्कस करने में टाइम लग जाता है। या फिर आप चाहते हैं कि क्लास और फास्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम फास्ट कर देंगे। वो क्वेश्चन अभी 31-32 मिनट में जो 50 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन 20 मिनट में निपटा देंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है? बताइए। मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल, या बालक के प्राप्त की गई सामाजिक अवस्थाओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक संयोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, नहीं हो सकता। मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, हाँ हो सकता है। मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है, सबसे देखो मीरा की भाषा सबसे आकर्षक है, तभी तो ऑप्शन डी राइट हो गया। तभी तो अब डी राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता करना चाहिए। या डी छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों को अनुकरण शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो डी। ओनली 2 मिनट लगेंगे, हम बहुत जल्दी क्लास को ख़त्म कर देंगे। क्लास पूरी लें आप सब लोग। क्लास लंबी लग रही हो तो आप लोग बताएं तो हम और फास्ट कर देंगे, या फिर और विश्लेषण चाहते हो किसी प्रश्न पर, सभी प्रश्नों पर, तो और लंबी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके हिसाब से क्लास चलेगी। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? ए मन ने, बी स्किनर ने, सी क्रो ने, डी टॉयलर ने? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मन ने। प्रश्न नंबर 100 आज का लास्ट प्रश्न है, चलो हम करते हैं। वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता। विद्यालय आधारित आकलन। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो ए लगा दें। जी हाँ बिल्कुल ए लगा दें। इसी के साथ
आज की क्लास होती है ख़त्म। आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ क्लास को पूरी लें। जितनी 4 क्लासें दिन में आएंगी आज, तो सभी 4 क्लासों को रोज़ लें, डेली लें। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमें दें, हम आपके कमेंट चेक करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।